नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हुमायूं की। देखिए, बाबर के ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल के किले में हुआ था। उसकी माँ का नाम माहिम सुल्ताना था और उसके छोटे भाई कामरान और अस्करी गुलरुख बेगम से और सबसे छोटा भाई हिंदाल दिलदार बेगम से पैदा हुआ। बाबर ने हुमायूं की जो शिक्षा का समुचित प्रबंध किया, उसे तुर्की, अरबी, फारसी भाषा के अलावा सैनिक शिक्षा भी समुचित मात्रा में दी गई। हिसार, फिरोजा, संबल और बदख्शा उसे जागीर में मिले थे। अपनी मृत्यु के समय बाबर ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। साथ ही उसे अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करने का भी आदेश दिया था। बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्यारोहण हुआ। बाबर का जो प्रधानमंत्री था निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा हुमायूं को अयोग्य समझता था और उसके स्थान पर बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न उसने किया, परंतु बाद में मेहंदी ख्वाजा के इन शब्दों को सुनने पर कि यदि मैं सम्राट बन गया तो बादशाह के रूप में मेरा पहला कर्तव्य इस जैसे विश्वासघाती की खाल खिंचाना होगा, खलीफा ने अपना जीवन खतरे में समझकर इस विचार को त्याग दिया और हुमायूं का समर्थन किया। इस प्रकार 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं 23 वर्ष की अवस्था में बिना किसी विरोध के आगरे में मुगल सिंहासन पर बैठा। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ थीं। हुमायूं ने दिल्ली के सिंहासन को कांटों की सेज के रूप में पाया था। भारत विजय के उपरांत बाबर अधिक समय तक जीवित नहीं रहा, अतः वह अपने साम्राज्य को व्यवस्थित नहीं कर पाया, विखंडित छोड़ गया और उसके उत्तराधिकारी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों में कुछ उसे अपने पिता से विरासत में मिली, कुछ उसके संबंधी मिर्जाओं और भाइयों ने खड़ी की थी, परंतु उसकी सबसे बड़ी कठिनाई अफगानों की थी, जो अभी तक मुगलों को भारत से बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील थे। इन कठिनाइयों के साथ हुमायूं अपना व्यक्तिगत चरित्र उसके लिए समस्या बन बैठा। हुमायूं की यदि ये जो कठिनाइयाँ थीं, इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: आंतरिक कठिनाइयाँ, बाह्य कठिनाइयाँ तथा उसकी चारित्रिक दुर्बलताएं। आंतरिक कठिनाइयों की हम बात करें तो पहली कठिनाई थी विसंखलित या विखंडित साम्राज्य। बाबर ने हुमायूं के लिए एक विस्तृत साम्राज्य छोड़ा, जिसकी सीमाएं मध्य एशिया में ऑक्सस नदी से भारत में बिहार तक तथा उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मालवा और बुंदेलखंड तक फैली हुई थी। बाबर इस विशाल साम्राज्य की जड़ों को मजबूत नहीं कर पाया था। उसने अपने साम्राज्य को अपने अमीरों और सरदारों में बांट दिया था, जो सैनिक शक्ति पर टिका हुआ था। इस प्रकार एक विखंडित जो साम्राज्य था, उसको संगठित करना हुमायूं के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी कठिनाई थी दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। बाबर अपने विशाल साम्राज्य को संगठित नहीं कर सका। वह अपनी आत्मकथा में भी लिखता है कि मुझे योग्य व्यक्तियों को दूरवर्ती परगनों में भेजकर शासन प्रबंध व्यवस्थित कराने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त बाबर ने शासन प्रबंध की योग्यता का भी अभाव था। उसके द्वारा संपूर्ण साम्राज्य जागीरों में बांट दिया गया और वहाँ नियुक्त किए गए गवर्नर एक निश्चित भाग केंद्र को देते थे। लगातार युद्धों के कारण जनता भयभीत थी और बाबर
भारतीय जनता के हृदय को जीतने में असमर्थ रहा। तो इस तरह की जो एक ढीली ढाली प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस दोषपूर्ण शासन व्यवस्था ने भी एक बड़ी कठिनाई हुमायूं के समक्ष रखी। तीसरी कठिनाई थी रिक्त राजकोष। बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद धन का भारी अपव्यय किया। उसने इब्राहिम लोदी से प्राप्त कोष से अपने पुत्रों तथा अमीरों को बड़ी बड़ी धनराशि दी। यही नहीं, खुरासान, समरकंद, काशगर के अपने संबंधियों को भी उसने उपहार भेजे। हैरात, मक्का और मदीना के साधुओं को भी भेंटें भेजी। काबुल और बदख्शां में हर व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का इनाम में दिया। तो इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने के कारण हुमायूं को एक रिक्त राजकोष मिला, जिसके कारण से एक आर्थिक चुनौती उसके समक्ष रही। नेक्स्ट, सैन्य संगठन के दोष भी महत्वपूर्ण थे। बाबर ने जीवन भर युद्ध और संघर्ष किया था। उसकी सेना में भिन्न भिन्न जातियों और देशों के लोग थे, जैसे चगताई है, मुगल है, ईरानी है, अफ़गान है तथा भारतीय हैं। इन विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम सम्राट का था। बाबर के साथ अनेक वर्षों तक रहकर युद्ध करने से उसके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध हो गए थे, पर बाबर की मृत्यु के बाद इन लोगों का दृष्टिकोण क्या होगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। सेना में आपसी द्वेष का परिणाम संकट के समय भयंकर हो सकता है। इसमें बहुत से ऐसे सरदार थे जिन्हें हुमायूं की योग्यता पर अधिक विश्वास नहीं था। इस कारण से सेना पर अधिक नियंत्रण हुमायूं का नहीं था। हुमायूं के जो भाई हैं वो भी उसके लिए चुनौती थे। इन कठिन परिस्थितियों में हुमायूं को अपने भाइयों से सहायता प्राप्त हो सकती थी, किंतु दुर्भाग्यवश भाइयों का सहयोग उसे प्राप्त न हो सका। बाबर ने अपने सभी पुत्रों को शिक्षा और शासन का अनुभव प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की थी। कामरान 15 वर्ष की अवस्था में काबुल का गवर्नर नियुक्त हुआ। हिंदाल 12 वर्ष की अवस्था में बदख्शां का गवर्नर नियुक्त किया गया, जबकि अश्करी 14 वर्ष की अवस्था में घाघरा की लड़ाई उसके द्वारा लड़ी गई थी। बाबर अपने चारों पुत्रों को सुखी और संपन्न देखना चाहता था। मृत्यु से पूर्व बाबर ने हुमायूं को यह आज्ञा भी दी थी कि वह अपने भाइयों के प्रति ऐसा कोई व्यवहार न करे जिससे उन्हें दुख और कष्ट हो। तो हुमायूं के ये जो भाई थे, इन्होंने हुमायूं को सहयोग करने की जगह उसके शासन में कठिनाइयाँ इनके द्वारा अनेक रखी गई। तो ये भी उसके लिए एक चुनौती थी। नेक्स्ट कठिनाई थी बाबर के संबंधी। हुमायूं की गद्दी पर बैठने के समय मध्य एशिया के कई शासकों के वंशज बाबर की सेना में उपस्थित थे और बड़ी बड़ी जागीरों को प्राप्त करके वो महत्वाकांक्षी हो गए थे। इनमें से कई के साथ बाबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जिनमें मोहम्मद जमान मिर्ज़ा है, मोहम्मद सुल्तान है, मिर्ज़ा मेहंदी ख्वाजा है आदि है। बाबर के उनके प्रति किए गए सद्व्यवहार से अमीरों में भी उनका मान बढ़ गया था, किंतु ये बाबर के जो संबंधी थे, इन्होंने हुमायूं के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की और हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह भी इनके द्वारा किया गया। बाह्य कठिनाइयों की हम बात करें तो हुमायूं के समक्ष कई महत्वपूर्ण बाह्य कठिनाइयाँ थीं। उसके सामने कई शक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे जो मुगलों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते थे, जैसे अफ़गान हैं। हुमायूं के प्रतिद्वंदियों में सबसे प्रमुख अफ़गान थे। वे नहीं भूले थे कि कुछ वर्षों पूर्व ही दिल्ली पर उनका अधिकार था, जिसे मुगलों ने उनसे छीन लिया। स्वर्गवासी सुल्तान इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने मुगलों से अपने पूर्वजों की राजगद्दी को पुनः प्राप्त करने की आशा और आकांक्षा का परित्याग नहीं किया था। तो इन अफ़गानों ने हुमायूं के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की और इन अफ़गानों को दबाना